नमो नमः साथियों। हम जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई 5 में निर्धारित समास प्रकरण के तहत अव्ययी भाव समास के विषय में पढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपको अव्ययी भाव समास में समासांत टच प्रत्यय के विधान के संबंध में जानकारी दूंगी। अव्ययी भाव समास में समासांत टच प्रत्यय का विधान तद्धिताः सूत्र के अधिकार में किया जाता है। इस सूत्र के अनुसार यहाँ से पंचम अध्याय के अंत तक जो प्रत्यय विधान किए जाएंगे वे तद्धित संज्ञक होंगे। यहाँ तद्धित संज्ञा करने के अनेक प्रयोजन हैं, जैसे तद्धित प्रत्ययान की कृतद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होकर के स्वादि प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है। तद्धित संज्ञा करने पर लशक व तद्धिते सूत्र में पठित अतद्धिते कथन के कारण तद्धित प्रत्ययों के आदि लकार, शकार और क वर्ग के वर्णों की संज्ञा नहीं होती है। तद्धित प्रत्यय परे होने पर यस्येति च सूत्र के द्वारा भ संज्ञक ई वर्ण अवर्ण का लोप हो जाता है। तद्धित प्रत्यय परे रहने पर नस तद्धिते सूत्र के द्वारा भ संज्ञक अन का लोप हो जाता है। ये याणिक तद्धित प्रत्यय परे रहने पर तद्धितेश्व चामादे सूत्र के द्वारा अंग के आदि अच को वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार तद्धित संज्ञा करने के अनेक प्रयोजन हैं। तद्धिताः सूत्र के अधिकार में ही एक और अधिकार सूत्र भी आता है, समासांता। इस सूत्र के अनुसार यहाँ से लेकर पाद की समाप्ति तक अष्टाध्यायी में जिस जिस समास से जो प्रत्यय विधान किया जाएगा वह प्रत्यय उस समास का अंतावयव माना जाएगा, अर्थात समास के साथ उसकी भी अंतावयव के रूप में गणना होगी। समास से वह पृथक नहीं माना जाएगा। समास के ग्रहण से उसका भी ग्रहण होगा। इससे स्वादियों की उत्पत्ति के समय या फिर स्त्री प्रत्यय करते समय तत् समासांत प्रत्यय विशिष्ट को ही प्रातिपदिक मान करके उससे परे ही प्रत्ययों की उत्पत्ति होगी। साथियों, टच आदि प्रत्यय तद्धिताः के अधिकार में पठित होने से ही तद्धित संज्ञक हो जाते हैं और कृतद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा तद्धितांत के प्रातिपदिक संज्ञक हो जाने से उससे परे स्वादियों की उत्पत्ति भी सिद्ध हो जाती है। तो फिर टच को समासांत मानने की क्या आवश्यकता है? इस समस्या का समाधान है कि यदि टच आदि को समासांत नहीं मानेंगे तो दो प्रातिपदिक उपस्थित हो जाएंगे, एक टच से पूर्व समास संज्ञक समुदाय का और दूसरा टच विशिष्ट तद्धितांत समुदाय। दोनों से स्वादि उत्पत्ति प्रसक्त होने लगेगी, परंतु जब टच आदि को समास का अंतावयव मान लेंगे तो टच विशिष्ट समग्र समुदाय ही समास होने से प्रातिपदिक हो जाता है और इससे परे ही स्वादि प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है, टच आदि रहित पूर्व समुदाय से परे नहीं। शरद आदि गण पठित शब्दों से समासांत टच प्रत्यय का विधान करने का सूत्र है अव्ययी भावे शरद प्रभृतिव्य। इस सूत्र के अनुसार
अव्ययी भाव समास में शरद आदि प्रातिपदिकों से परे तद्धित संज्ञक टच प्रत्यय होता है। यहाँ पर टच प्रत्यय की तद्धिताः सूत्र के अधिकार में तद्धित संज्ञा होती है और समासांताः सूत्र के अधिकार से यह टच प्रत्यय समास का अंता अवयव होता है। शरद प्रभृति गण में पठित शब्द हैं शरद, विपास, अनस, मनस, उपानः, दिव, हिमवत, अंडुह, दिश, दृश, विष, चेतस, चतुर, त्यद, तद, यद, कियत, जरा इत्यादि। इस प्रकार हम देखेंगे कि शरद आदि गण में जरा शब्द भी पठित है। इसको जराया जरश्च इस गण सूत्र के द्वारा जरा को जरस आदेश हो जाता है समासांत टच प्रत्यय करने पर। टच प्रत्यय में हलंत्यम सूत्र से च की और चुटु सूत्र से ट की इत संज्ञा होकर के तस्य लोपः से इन दोनों का लोप होकर के अ अवशिष्ट रहता है। साथियों, शरद प्रभृति गण में सबसे पहले पठित शब्द शरद है। समासांत टच प्रत्यय के विधान में शरद शब्द का प्रयोग करते हुए अव्ययी भाव समास का उदाहरण है उपशरदम। इसका लौकिक विग्रह है शरदः समीपम, अर्थात शरद ऋतु के समीप। इसका अलौकिक विग्रह है शरद गस उप। इस दशा में उप अव्यय समीप अर्थ में वर्तमान है, अतः अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्र के द्वारा इसका शरद गस के साथ नित्य अव्ययी भाव समास करेंगे। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा उप अव्यय की उपसर्जन संज्ञा करेंगे और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उप का पूर्व प्रयोग करने पर उप शरद गस यह रूप प्राप्त होता है। इस समूचे समुदाय की कृत तद्धित समासाश्य सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से प्रातिपदिक के अवयव सुप गस का लोप करने पर उपशरद पद प्राप्त होता है। अव्ययी भावे शरद प्रभृतिव्य सूत्र के द्वारा उपशरद पद से समासांत टच प्रत्यय करेंगे तो उपशरद टच यह रूप प्राप्त होता है। टच का अनुबंध लोप करने पर अ अवशिष्ट रहता है तो उपशरद अ यह दशा प्राप्त होती है। वर्ण सम्मेलन करने पर उपशरद पद प्राप्त होता है जो कि आकारांत है। समासांताः सूत्र के अधिकार से उपशरद को अव्ययी भाव समास करेंगे और एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से उपशरद की पूर्व में की गई प्रातिपदिक संज्ञा यथावत रहती है। अतः प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्वजशम और इत्यादि सूत्र के द्वारा हम सुप प्रत्यय सु करेंगे तो उपशरद सु यह दशा प्राप्त होती है। उपशरद पद अकारांत है, अतः अव्ययादाप सुपह सूत्र से प्राप्त सुबलुक का निषेध करके नाव्ययी भावा दतोअंग पंचम्याः सूत्र के द्वारा इसके सु को
अम आदेश करेंगे तो उपशरद अम यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में अमी पूर्वः सूत्र से पूर्व रूप एकादेश करने पर उपशरदम रूप सिद्ध होता है। साथियों, शरद आदि गण पठित शब्दों में विपाश शब्द से समासांत टच प्रत्यय का अब हम विधान करेंगे। इसी क्रम में हम प्रतिविपाशम इस समस्त पद की रूप सिद्धि करेंगे। प्रतिविपाशम का लौकिक विग्रह है विपाशम प्रति, अर्थात व्यास नदी की ओर। इसका अलौकिक विग्रह है विपाश अम प्रति। इस दशा में प्रति अव्यय आभिमुख्य अर्थ में वर्तमान है, अतः लक्षणेन अभिप्रति आभिमुख्ये सूत्र के द्वारा प्रति का लक्षणवाची विपाश अम इस सुबंध के साथ विकल्प से अव्ययी भाव समास करेंगे और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा अव्यय प्रति की उपसर्जन संज्ञा करके उपसर्जनम पूर्वम से प्रति का पूर्व प्रयोग करके प्रति विपाश अम यह रूप प्राप्त होता है। इस समूचे समुदाय की कृत तद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा इसके सुप अम का लुक करने पर प्रति विपाश पद प्राप्त होता है। इस दशा में अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्य सूत्र के द्वारा समासांत टच प्रत्यय का विधान करेंगे। टच का अनुबंध लोप करने पर प्रति विपाश अ यह रूप प्राप्त होता है। वर्ण सम्मेलन करने पर प्रति विपाश यह अकारांत पद प्राप्त होता है। समासांतः सूत्र के अधिकार से प्रति विपाश को अव्ययी भाव करेंगे। एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से प्रति विपाश की पूर्व में की गई प्रातिपदिक संज्ञा यथावत बनी रहती है। इस दशा में प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्वजशम और इत्यादि सूत्र के द्वारा सुप प्रत्यय सु करने पर प्रति विपाश सु रूप प्राप्त होता है। प्रति विपाश पद अकारांत है, अतः अव्ययादाप सुपह सूत्र के द्वारा प्राप्त सुबलुक का निषेध कर नाव्ययी भावादतो अम त्व पंचम्याः सूत्र के द्वारा इसके सु को अम आदेश करने पर प्रति विपाश अम यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में अमी पूर्वः सूत्र के द्वारा पूर्व रूप एकादेश करने पर प्रति विपाशम रूप सिद्ध होता है। शरद प्रभृति गण में एक गण सूत्र पठित है जराया जरश्च। इस सूत्र के अनुसार जब जरा शब्द से समासांत टच प्रत्यय का विधान किया जाता है तो जरा को जरस आदेश हो जाता है। अब हम जरा शब्द से समासांत टच प्रत्यय का विधान करके बने समस्त पद उपजरसम की सिद्धि को देखेंगे। उपजरसम का लौकिक विग्रह है जराया समीपम, अर्थात वृद्धावस्था के निकट। इसका अलौकिक विग्रह है जरा गस उप। इस अलौकिक विग्रह में उप अव्यय समीप अर्थ में है। इसका जरागस के साथ अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्र के द्वारा नित्य अव्ययी भाव समास करेंगे।
प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा अव्यय उप की उपसर्जन संज्ञा करेंगे और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा इसका पूर्व प्रयोग करेंगे तो उपजरा गस यह दशा प्राप्त होती है। इस दशा में कृत तद्धित समासार्थ सूत्र के द्वारा इस समूचे समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा इसके अवयव सुप गस का लुप करने पर उपजरा पद प्राप्त होता है। अव्ययी भावे शरत प्रभृतिव्य सूत्र के द्वारा उपजरा से समासांत टच प्रत्यय करेंगे। अनुबंध लोप करने पर उपजरा यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में जराया जरश्च इस गण सूत्र के द्वारा उपजरा पद के परे समासांत टच प्रत्यय होने के कारण जरा को जरस आदेश करेंगे तो उपजरस यह दशा प्राप्त होती है। वर्ण सम्मेलन करने पर उपजरस यह आकारांत समस्त पद प्राप्त होता है। समासांताः सूत्र के अधिकार से उपजरस को अव्ययी भाव करेंगे। एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से उपजरस की पूर्व में की गई प्रातिपदिक संज्ञा यथावत बनी रहती है। इस दशा में प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्वजशम और इत्यादि सूत्र के द्वारा सुप प्रत्यय सु करेंगे तो उपजरस सु यह रूप प्राप्त होता है। उपजरस पद अकारांत है, अतः नाव्ययी भावात् ततो अम्त्व पंचम्या सूत्र के द्वारा इसके सुप सु को अम आदेश करेंगे तो उपजरस अम यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप एकादेश करने पर उपजरसम रूप सिद्ध होता है। साथियों, आज इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।